Hello students, this is Vivek Misra, your physics teacher, and we are reading our first chapter of physics class 12th. The chapter is electric charges and its field. Students, इस चैप्टर में अभी तक हमने 2 वीडियोस देख लिए और उसमें हमने काफ़ी चीज़ें कवर कर ली। अपने पिछले वीडियो में हमने कूलाम्ब्स लॉ के बारे में देखा, उसका स्केलर और वेक्टर फॉर्म देखा। तो स्टूडेंट्स, वहाँ पे हमने देखा कि 2 चार्जेस के बीच में जब फोर्स लगता है, अट्रैक्शन या रिपल्सन फोर्स, तो किस तरीके से वर्क होता है। यहाँ पे हम देखेंगे, ये हमारा अगला टॉपिक है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। यहाँ पे हम किसी एक पॉइंट चार्ज पे काफ़ी सारे चार्जेस के द्वारा फोर्स लगाएंगे और देखेंगे कि अब वो पॉइंट चार्ज किस तरीके से वर्क कर रहा है। फ्रेंड्स, ये हमारा टॉपिक है फोर्स ऑन अ पॉइंट चार्ज ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस। इट मीन्स कि किसी एक पॉइंट चार्ज पे काफ़ी सारे चार्जेस के द्वारा जब इलेक्ट्रिक फोर्स लगाया जाता है तो उस सिस्टम पे कितना फोर्स एप्लीकेबल है उस टाइम पे, एग्जैक्ट टाइम पे जब चार्जेस फोर्स लगा रहे हैं। तो इसका लॉ हम देख लेते हैं, प्रिंसिपल। द नेट फोर्स on any charge due to a number of charges is the vector sum of all electric forces on that charge due to all other charges। इसका मतलब है कि कोई एक पॉइंट चार्ज है, सपोज दैट ये एक पॉइंट चार्ज है Q1, ठीक है, क्लियर है। ये इस पॉइंट चार्ज पे काफ़ी और दूसरे जो चार्ज हैं, अदर चार्जेस Q2 मान लेते हैं, यहाँ कोई चार्ज है Q2, यहाँ पे कोई चार्ज है Q3 और यहाँ पे कोई चार्ज मान लेते हैं Qn, इस पॉइंट पे। तो एक पॉइंट चार्ज पे जो 3 अदर चार्जेस फोर्स लगाएंगे, इलेक्ट्रिक फोर्स लगाएंगे, तो किस तरीके से वर्क होगा ये हम देखेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे है कि किसी पॉइंट चार्ज पर जब अदर चार्जेस के द्वारा फोर्स लगाया जाता है या इलेक्ट्रिक फोर्स लगाया जाता है तो जो टोटल इलेक्ट्रिक फोर्स होता है इस पॉइंट चार्ज पे या नेट इलेक्ट्रिक फोर्स होता है, ये इन अलग अलग चार्जेस के द्वारा लगाए गए अलग अलग इलेक्ट्रिक फोर्स के वेक्टर सम के बराबर होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि मान लो कि ये इससे r डिस्टेंस पे है, Q2 चार्ज Q1 से r डिस्टेंस पे है, दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं जैसा कि शो किया जा रहा है। अगर पॉजिटिव चार्ज हैं तो स्टूडेंट्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे कि रिपल करेंगे। लाइक चार्जेस क्या करते हैं एक दूसरे को, हाँ, रिपल करते हैं। तो ये क्या करेगा, एक दूसरे को रिपेल करेगा और Q2 Q1 को कुछ इस डायरेक्शन में भेज देगा। इट मीन्स कि अपनी एग्जैक्ट पोजीशन से थोड़ा इसने डिस्टेंस मान लो कि R1 2 ये, और इस पे लगने वाला जो फोर्स है वो कितना फोर्स है, Q2 के द्वारा Q1 पे कितना फोर्स लगाया जा रहा है, तो F12 वेक्टर। जब Q3 इस पे फोर्स लगाएगा स्टूडेंट्स, तो ये भी कुछ दूरी पे है इससे, ये भी इस पे फोर्स लगाएगा, जाहिर सी बात है। तो ये इसको इस डायरेक्शन में रिपेल कर देगा और इस पे जो फोर्स लगेगा वो होगा F13, क्लियर है। डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस 13 R13 और N के द्वारा जब फोर्स लगाया जाएगा, ये भी कुछ डिस्टेंस पे है, तो ये कुछ इस डायरेक्शन में रिपेल कर देगा और जो फोर्स होगा वो होगा F1N और जो डिस्टेंस होगी वो होगी R1N वेक्टर, क्लियर है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि Q1 पे जो Q2 के द्वारा लगाया गया फोर्स है वो है F12, Q1 पे Q3 के द्वारा जो लगाया गया फोर्स है वो है F13
और Q1 पे Qn के द्वारा लगाया गया जो फोर्स है वो है F1n। तो अकॉर्डिंग टू द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, इन अलग अलग चार्जेस के द्वारा इस पॉइंट चार्ज पे जो लगाया गया इलेक्ट्रिक फोर्स है वो इसके अलग अलग फोर्सेस के वेक्टर सम के बराबर होगा, इसका जो नेट इलेक्ट्रिक फोर्स है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं नेट इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन चार्ज Q1 इज इक्वल टू, इसको हम लिख लेते हैं, मान लेते हैं Q1 पे लगने वाला फोर्स जो कितना है F, वेक्टर F, ये इज इक्वल टू में होगा वेक्टर सम ऑफ ऑल अदर फोर्सेस F12, Q2 के द्वारा Q1 पे लगाया गया फोर्स 12 है तो F12 प्लस F13 प्लस डॉट 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 जितना भी लास्ट हमने मान लिया है n, तो F1n हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स अगर यहाँ पे हम देखें F12, ये दो चार्जेस हैं, पीछे हमने कूलॉम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म देखा था, वहाँ पे हमने देखा था कि दो चार्जेस अगर एक दूसरे पे लाइक चार्जेस एक दूसरे पे अगर फोर्स लगाते हैं तो एक दूसरे को रिपेल कर देते हैं। तो वहाँ पे हमारा जो फार्मूला निकल के आया था वो क्या था, F इज इक्वल टू, अगर एक चार्जेस Q1 था दूसरा Q2 था तो वहाँ पे फार्मूला था F12 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपान R12 का स्क्वायर, यूनिट वेक्टर कितना था 1 2, ये था। ये जब चार्जेस हमारे पास Q1 और Q2 हैं तब उन पे लगने वाला जो फोर्स है वो इस फॉर्म में है। अगर यही चार्ज चेंज हो जाएगा, पॉइंट चार्ज Q1 ही रहेगा और ये चार्ज चेंज होकर के Q3 हो गया, तो यहाँ से Q2 चेंज होकर कितना हो जाएगा Q3, R चेंज होकर 12 चेंज होकर 13 और ये यूनिट डिस्प्लेसमेंट चेंज होकर के R13। ऐसे ही अगर तीसरा चार्ज आ गया Qn तो फिर से ये चेंज हो जाएगा। तो यही वैल्यू हम यहाँ पे पुट करते हैं सबकी अलग अलग। तो हम देखते हैं कि जो नेट फोर्स है पॉइंट चार्ज Q1 पे वो F12 कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपान R12 का स्क्वायर इंटू R12 यूनिट वेक्टर प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 13 का क्या हो जाएगा, केवल चार्ज चेंज होगा, बस पहला पॉइंट चार्ज Q1 तो वही रहेगा क्योंकि सारे चार्जेस Q1 पे ही फोर्स लगा रहे हैं, अपान 13 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 13 प्लस तीसरा F1n यहाँ पे लिख लेते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, Q1 पे ही Qn भी फोर्स लगा रहा है तो Q1 इंटू Qn अपान R1n का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई R1n कैप। ठीक है, अब देखो ये एक सम आ गया F12 की वैल्यू, ये दूसरा आ गया और ये तीसरा। इन तीनों साइड्स में कुछ कॉमन दिख रहे हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। इसके साथ में एक चीज़ और कॉमन है तीनों फॉर्म में, देखो तो Q1, क्योंकि सारे जो फोर्स लग रहे हैं, सारे चार्जेस के द्वारा जो इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहे हैं वो Q1 पे ही लग रहे हैं, तो Q1 सब में कॉमन है, इसमें भी Q1 है, इसमें भी Q1 है और इसमें भी Q1 है। तो अगर यहाँ से हम पूरा कॉमन देखें तो यहाँ पे देखें आप F इज इक्वल टू Q/4 पाई एप्सिलॉन 0, ब्रैकेट में बचेगा हमारे पास, अगर यहाँ से Q1 निकल गया, सॉरी यहाँ पे Q1/4 पाई एप्सिलॉन 0 अगर यहाँ से निकल गया तो इसमें बचेगा Q2/R12 का स्क्वायर इंटू R12 कैप प्लस, इसको या तो रफ करके ऊपर ही लिख देते हैं
नहीं तो यहीं में कंफ्यूज हो जाओगे तुम लोग। यहाँ लिख दे रहे हैं। ये देखो यहाँ पे f इज इक्वल टू हो जाएगा, वेक्टर f इज इक्वल टू हो जाएगा Q1 कॉमन अपान नीचे 4 पाई एप्सिलॉन 0, अंदर बचेगा अपना, पहले वाले में बचा Q2 अपान R12 का स्क्वायर वेक्टर R12 का प्लस Q3 अपान R13 का स्क्वायर इंटू वेक्टर R13 का है प्लस डॉट 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 लास्ट वाला अपना बचा है Q1 अपान R1n का स्क्वायर इंटू R1n कैप। ये जो हमारा टोटल फोर्स निकल के आया, ये हमारा जो फोर्स है वो है किसी पॉइंट चार्ज पे काफ़ी सारे चार्जेस के द्वारा लगाया गया जो इलेक्ट्रिक फोर्स है, नेट इलेक्ट्रिक फोर्स, वो इतना आएगा। अगर हमको दो चार्जेस के बीच में इलेक्ट्रिक फोर्स निकालना है तो पिछले वीडियो में चले जाइएगा और कूलॉम्स लॉ देखिएगा। और अगर काफ़ी चार्जेस के द्वारा एक पॉइंट चार्ज पे इलेक्ट्रिक फोर्स निकालना है तो फिर ये फार्मूला एप्लीकेबल होगा। ओके स्टूडेंट्स, यू कैन टेक योर स्क्रीनशॉट। हाँ स्टूडेंट्स, ये हमारा अगला टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड और इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? हमने क्लास 11th में एक फोर्स पढ़ा था, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो वहाँ पे ग्रेविटेशन की अपनी एक फील्ड थी, जहाँ तक अर्थ किसी चीज़ को अपनी तरफ खींच सकती थी, उस एरिया को, उस रीजन को बोलते थे ग्रेविटेशनल फील्ड। याद है आपको? उसी तरीके से इलेक्ट्रिक फोर्स भी तो एक टाइप का फोर्स है। हम भी एक टाइप के, अगर हमारा मस्कुलर फोर्स हम देखें तो एक रीजन तक काम करता है, कुछ दूरी तक काम करता है, जहाँ तक हम फोर्स लगा सकते हैं उस एरिया को हमारी फील्ड बोलेंगे, हमारी मस्कुलर फील्ड बोलेंगे। वैसे ही इलेक्ट्रिक फोर्स कितना बड़ा फोर्स है आपको पता ही है, कितना ज़्यादा वर्क करता है। कभी अगर चेक करना हो तो फिर यू कैन ट्राई। हाँ, तो अगर इलेक्ट्रिक फोर्स है तो कुछ दूरी तक वर्क करता होगा, उसे उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे। अब यहाँ पे देख लेते हैं उसकी एक्चुअल डिफिनेशन क्या है। द इलेक्ट्रिक फील्ड इज द रीजन अराउंड द चार्ज पार्टिकल विद इन विच द अदर चार्ज एक्सपीरियंस द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन। इट मीन्स कि अगर कोई पॉइंट चार्ज है जो पहले से चार्ज है, हम मान लेते हैं कि एक पॉइंट चार्ज है Q1, क्लियर? तो ये अपने चारों तरफ, ये आप देख सकते हैं, ये अपने चारों तरफ एक ऐसा एरिया क्रिएट करेगा जिसके अंदर अगर कोई दूसरा चार्ज आए तो अपने ऊपर एक स्पेशल टाइप का अट्रैक्शन या रिपल्सन फोर्स का एक्सपीरियंस करेगा। हम मान लेते हैं कि यहाँ कोई दूसरा चार्ज आ गया Q2, अगर ये माइनस में है तो ये अपनी तरफ इसको खींचेगा, अट्रैक्ट करेगा, और अगर ये प्लस में है तो ये Q2 इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। ठीक है, और ये अक्सर हम लेते हैं टेस्ट चार्ज। आप याद रखिएगा कि Q2 एक टेस्ट चार्ज है, क्योंकि हम इस पर एक्सपेरिमेंट करेंगे अभी। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि Q2 पे Q1 कुछ ना कुछ रिपल्सन फोर्स लगा रहा है, क्योंकि सेम लाइक चार्जेस हैं, सेम टाइप के चार्जेस हैं। तो अगर यहाँ पे हम देखें कि इस Q2 पे लगने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी है, मतलब Q1 के द्वारा Q2 पे कितना फोर्स लगाया जा रहा है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं Q1 से Q2 की कुछ ना कुछ डिस्टेंस है। मान लिया कि ये R डिस्टेंस है, क्लियर? Q1 Q2 से R डिस्टेंस पे है। इसको हम ऐसे देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, ये हमारा एक चार्ज Q1 है जिसने अपने चारों तरफ एक फील्ड जनरेट कर रखी है पहले से ही, और यहाँ पे अगर कोई टेस्ट चार्ज हमने रख लिया Q2, ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, तो हम देखेंगे कि इनके बीच की कुछ ना कुछ डिस्टेंस है, वो R है। तो इस Q1 के द्वारा इस Q2 पे कोई फोर्स लगेगा,
वो फोर्स होगा हमारा, दो चार्जेस हैं तो वीडियो नंबर 2 कूलॉम्स लॉ, उसके अकॉर्डिंग F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 या नॉट, इसे एप्सिलॉन नॉट भी बोलते हैं। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये हमारा कूलॉम्स लॉ के अकॉर्डिंग फोर्स का फार्मूला, इलेक्ट्रिक फोर्स का। यहाँ पे हम देख रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो ये जितना इसके क्लोजर रहेगा इसका इफेक्ट उस पर उतना ज़्यादा होगा, डिस्टेंस जितनी कम होगी। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि रेडियस इनवर्सली प्रोपोर्शनल में है फोर्स के, इट मीन्स रेडियस आर डिस्टेंस फोर्स के इनवर्सली प्रोपोर्शनल में है, तो ये जितना कम होगा फोर्स उतना बढ़ेगा, तो जितना क्लोजर आएंगे फोर्स Q1 का Q2 पे उतना ज़्यादा होगा। अब हम देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू होता है इलेक्ट्रिक फोर्स बाय Q1 ऑन Q2 अपॉन वो टेस्ट चार्ज या यूनिट चार्ज जिस पे फोर्स लगाया जा रहा है Q2। ठीक, ये चीज़ क्लियर है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फोर्स अपॉन Q2, क्लियर है। यहाँ पे इसको डिनोट करते हैं हम कैपिटल E से, E इज इक्वल टू F बाई Q और Q2, ये टेस्ट चार्ज है। Q2 हमारा क्या है, टेस्ट चार्ज, जो हमने चेक करने के लिए लिया है कि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहाँ तक है। तो F की वैल्यू हम यहाँ से पुट करेंगे इसमें, E इज इक्वल टू यहाँ पे हम रखते हैं, E इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा F की जहाँ पे ऊपर लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर होल अपॉन Q2, क्लियर। तो Q2 यहाँ आ जाएगा और ये हो जाएगा डायरेक्ट मल्टीप्लाई बाय Q2, Q2 से Q2 कैंसिल। E का हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला आ गया, E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और एप्सिलॉन नॉट ऊपर Q1 अपॉन R स्क्वायर। ये फार्मूला इम्पॉर्टेंट है, कहीं भी अगर आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पूछी जाती है किसी भी न्यूमेरिकल में, तो वहाँ पे एक चार्ज देगा, उनके बीच की डिस्टेंस देगा और उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आप काउंट कर लेंगे। यहाँ पे इसकी यूनिट क्या लिखेंगे वो आप याद रखिएगा, E इक्वल टू होता है F बाई Q। तो इसकी SI यूनिट क्या होगी, SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E इज इक्वल टू F होता है न्यूटन और Q चार्ज होता है कूलॉम, तो न्यूटन पर कूलॉम। और इसकी अगर डायमेंशन निकालना चाहें तो डायमेंशन भी हम आपको दिखा देते हैं। Q इक्वल टू होता है I इंटू टी, मतलब Q का जो Q की जो डायमेंशन होगी वो IA और T टाइम सेकंड AT होगा, और फोर्स की होती है F की होती है MLT-2, ये हमने पढ़ लिया है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायमेंशन होगी, डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, सॉरी यहाँ पे लिख दे रहे हैं, इंटेंसिटी इज इक्वल टू होगा ऊपर F की डायमेंशन, डायमेंशन ऑफ फोर्स अपॉन डायमेंशन ऑफ चार्ज, ठीक। फोर्स की डायमेंशन MLT-2 और चार्ज की LT। यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा MLT-2 T-1 इंटू, सॉरी यहाँ पे A है तो ये A रहेगा AT, A की पावर -1। ये आ गया हमारा डायमेंशन
ml_t-3 a-1, ये आ गई डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ओके स्टूडेंट्स, ये पॉइंट क्लियर है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्लियर, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं और उनकी प्रॉपर्टीज क्या हैं। हाँ तो स्टूडेंट्स, अगला टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है? अभी तक हमने देखा इलेक्ट्रिक फील्ड कि वह रीजन जहाँ पे इलेक्ट्रिक फोर्स वर्क करता है किसी भी चार्ज का, वो इलेक्ट्रिक फील्ड उसकी कहलाती है। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो स्टूडेंट्स इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का सबसे पहला कॉन्सेप्ट मिस्टर माइकल फैराडे ने दिया था। उन्होंने बताया कि एन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज एन इमेजिनरी लाइंस आर कर्व ड्रॉन थ्रू ए रीजन ऑफ एम्प्टी स्पेस सो दैट इट्स टेंजेंट एट एनी पॉइंट is in the direction of electric field vector at that point. It means कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वे इमेजिनरी लाइंस हैं या इमेजिनरी कर्व्स हैं जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी भी पॉइंट में खींची गई जो स्पर्श रेखा है उस बिंदु पर, या ये कहें कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वे इमेजिनरी लाइंस हैं जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉइंट पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करती है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये मान लीजिए आपका पॉजिटिव टर्मिनल या पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, क्लियर है ये? तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं ये किस तरीके से शो होंगी, इनकी कुछ प्रॉपर्टीज शो करवाई गई हैं, उसके थ्रू हम देखेंगे कि एक्चुअल में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती क्या है। डिफिनेशन से उतना क्लियर नहीं होगा, लेकिन अगर इनकी प्रॉपर्टीज देख लेंगे तो समझ में आएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है। सबसे पहली प्रॉपर्टी है कि इट स्टार्ट फ्रॉम नेगेटिव पॉजिटिव टर्मिनल एंड एंटर इन नेगेटिव टर्मिनल। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं, पहली चीज़ तो ये एग्जैक्ट नहीं है, इमेजिनरी लाइन है, मैंने पहले बता दिया, ये इमेजिन किया गया है। ये पॉजिटिव टर्मिनल से निकलती हैं और नेगेटिव में एंटर करती हैं, कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से। डायरेक्शन इनकी ये होगी, इधर से निकल रही हैं और एंटर इधर कर रही हैं, तो डायरेक्शन ये होगी इनकी। क्लियर है स्टूडेंट्स? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंटर इन नेगेटिव चार्ज, ये पहली प्रॉपर्टी है। दूसरी प्रॉपर्टी कि दीज लाइंस नेबर इंटरसेक्ट ईच अदर, ये लाइंस कभी भी एक दूसरे को ना ही टच करती है ना ही इंटरसेक्ट करती है, क्लियर? तीसरी प्रॉपर्टी, द इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्ट्रांग व्हेन लाइंस आर क्लोज टुगेदर and weak when electric field lines are moved apart from each other. It means कि इस चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जितना क्लोजर होंगी फोर्स उतना ज़्यादा होगा। समझ रहे हैं ना? जैसे कि इलेक्ट्रिक वायर है, उसको टच करोगे, अगर बहुत हाई कंडक्टर का इलेक्ट्रिक वायर है तो हल्का सा दूर से भी लगेगा कि हाँ इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रही है, होता है। हाई वोल्टेज के जो हाई पावर के जो वायर होते हैं उनको काफ़ी ऊपर इसीलिए लगाया जाता है, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है। तो इट मीन्स कि जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज़्यादा क्लोजर होंगी वहाँ पे इलेक्ट्रिक फोर्स बहुत ज़्यादा वर्क करेगा। उसके बाद जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दूर होती जाती है, मूव अपार्ट, मतलब उनके बीच की डिस्टेंस बढ़ती जाती है, वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या हम कहें इलेक्ट्रिक फोर्स धीरे धीरे कम होता जाता है। चौथी प्रॉपर्टी हमारी, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज। इट मीन्स कि अगर 5 कूलम का चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मान लो 10 फ्लो कर रही हैं, 10 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसमें फ्लो कर रही हैं। और अगर ये चार्ज बढ़ता है, इंक्रीज होता है, 10 हो जाता है, 10 कूलम का, तो उसी रेशियो में ये बढ़ के हो जाएंगे 20 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। और अगर ये कम हो जाता है तो उसी रेशियो में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी घट जाएंगी। इट मीन्स कि
जिस भी कंडक्टर में या सिस्टम में इलेक्ट्रिक चार्ज नॉर्मल है उसमें उसी के हिसाब से, उसी के रेशियो में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फ्लो कर रही होंगी, लेकिन जिस पे चार्ज ज़्यादा है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड भी ज़्यादा होगी। क्लियर है स्टूडेंट्स? आपने देखा होगा कि बड़े बड़े जो टावर होते हैं उनमें जो करंट फ्लो होता है उनके वायर में वो काफ़ी ज़्यादा होता है, इसलिए उनको काफ़ी ऊपर लगाया जाता है, और नॉर्मल क्वालिटी के जो वायर होते हैं उनके पोल्स काफ़ी नीचे बांधे जाते हैं। क्लियर है? तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में। यहाँ पे हमने देखा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है, उनकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की प्रॉपर्टीज़ क्या है। क्लियर? तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ जो होगा इलेक्ट्रिक डाइपोल। तब तक के लिए बाय बाय।